नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब कुछ हमारे भारतीय भाई बहन भारतीय अवाम ताकत दल से, भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से जब बात करते हैं और ख़ास करके जब ये YouTube के माध्यम से जब ये एकता और भारतीय एकता की कोशिशें जो हो रही हैं और हमारी भारतीय आवाम जो है इसको समझ रही है, इसकी ज़रूरत को महसूस कर रही है और इसमें शरीक हो रही है और इसको प्रचार कर रही है। अब ये प्रचार की गति कुछ भी हो सकती है, वो तो जागरूकता पर निर्भर करता है, लेकिन लोगों की संख्या बढ़ रही है, लोग इसमें शरीक हो रहे हैं, ये खबर तो है। तो उन्हीं भारतीय भाइयों में से कुछ ने ये चिंता जाहिर की कि एकता बहुत जरूरी है। ये जो विखंडनकारी ताकतें हैं, भारतीय समाज के शत्रु हैं, ये हमेशा से इनकी गतिविधि रही है भारतीय समाज को बांटना। यहाँ तक कि इन सबों ने देश को भी बांट दिया और फिर भी ये सत्ता पर काबिज हैं, झूठ बोल करके वो बरगला करके और मतलब देश को ये गुलाम भी बना देंगे, तब भी तो ये तो खिसक देंगे, भुगतेंगे हम लोग। बात सही है। जो कुछ भी मैंने झेलना होगा वो आवाम को ही झेलना होगा। ये पक्की बात अब जान लीजिए। हमारे देश की जनता, हमारे भारतीय भाई बहन ये अच्छी तरह जान लें कि जो कुछ भी भुगतना होता है वो जनता को ही भुगतना होता है और देश को भुगतना होता है। और दूसरी ओर जो राजनीतिक पार्टियां इसमें हैं, तो ये राजनीतिक पार्टियां नहीं बल्कि ये समाज विरोधी हैं और समाज को तोड़ने वाली शक्तियां हैं, राजनीतिक दलों के वेश में हैं और इन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से जो है यानी विभिन्न नामों से ये मान्यता वो ले रखी है। अब जैसे कि एक YouTube पर देखा गया कि News 24 वाला संदीप चौधरी वो आगामी विधानसभा का जो चुनाव है 2022 वाला, उसके संबंध में परिचर्चा वो करवा रहा था। वो अपने मुंह से बोल भी रहा है कि अब ये हिंदू मुस्लिम होने लगा है, जबकि वो खुद
खुद वो हिंदू मुस्लिम कर भी रहा था, और जितने भी पैनल पर बैठे थे उनसे भी हिंदू मुस्लिम करवा भी रहा था। और उपदेश क्या 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 दे रहा है, वो देशद्रोही संदीप चौधरी कि अब हिंदू मुस्लिम होने लगा है। यही समस्या है कि जो खुद अपराधी है वही अपराध पर उपदेश दे रहा है। जो इस देश का डकैत है वही कह रहा है कि मेरा जो है 15 लाख रुपया लाओ। जिसने इस देश को यानी बेतहाशा लूटा है और लूट करके काला धन विदेशी बैंक में जमा किया है, वही कह रहा है कि मेरा 15 लाख रुपया लाओ, और वही कह रहा है कि काला धन तो आया नहीं। तो स्थिति ये है कि अपराध करो, हर तिक्रम करो, और उपदेश देने में भी आगे रहो। समस्या इस बात की है। अब इसका इलाज क्या है? जरा ठंडे मन से दिमाग और ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। क्या इन राजनीतिक पार्टियों का इलाज न्यायपालिका है? क्या न्यायपालिका इन राजनीतिक जो पार्टियां, उसे राजनीतिक पार्टियां तो नहीं है, ये समाज विरोधी बिखरनेकारी ताकतें हैं। इन्होंने राजनीतिक पार्टी का वेश का रूप धारण कर लिया है, क्या वेश बदल लिया है। तो क्या जो विखंडनकारी ताकतें राजनीतिक दलों के वेश में हैं, इनके चरित्र को, इनकी फितरत को, इनकी कारगुजारियों पर थोड़ा भी असर न्यायपालिका अब तक वो दे पाई है या वो दे सकती है? चुनाव आयोग यानी जो इनकी फितरत है, इस पर वो चुनाव आयोग का थोड़ा भी असर है इनके ऊपर, दिखावटी कुछ भी रहे तो ये समाज को तोड़ने वाली, वही अपराध करके उसी पर उपदेश देने वाली ताकतों का, यानी समाज विरोधी ताकतों का, उनके इन कुकर्मों को हम भारतीय भाई बहन कब तक और क्यों झेलते रहेंगे? सवाल बस यही है। और तो ये न्यायपालिका से भी इनका इलाज संभव नहीं है। चुनाव आयोग का इन पर असर नहीं है। इन पर असर सिर्फ एक ही चीज करती है, वो वोट की चोट। जब वोट की चोट बात होती है तो अभी जागृति तो भारतीय जनता दल लोगों को जगा रहा है, लोगों को एकता का संदेश दे रहा है, समझा रहा है, कर रहा है। लोग जो है जागृत भी हो रहे हैं, लेकिन अभी जितने बड़े पैमाने पर अभी भाई होने की जरूरत है, अभी होना वो बाकी है, हो जाए। लेकिन उसी जागृति के अभाव में इनको भरोसा है कि जो ये करते आए हैं, ध्रुवीकरण हुआ, जातिवाद हुआ, सांप्रदायिकता हुआ और भाषाई कट्टरता, प्रांतीय कट्टरता इत्यादि के भरोसे लोगों को बरगलाते रहेंगे, उनको झुठलाते रहेंगे, उनके दिमाग में झर भरते रहेंगे और अपना चुनाव और अपना माने वो ये वोट बटोरने का सत्ता हथियाने की साजिश करते रहे। तो कहने का तात्पर्य ये कि हम जब तक इस जातिवाद के दलदल से, सांप्रदायिकता के दलदल से, प्रांतीय और भाषाई के दलदल से बाहर निकल करके भारतीय एकता को नहीं अपनाएंगे, भारतीय एकता और भारतीय एकता के सूत्र में नहीं बंधेंगे, भारतीय एकता को स्थापित नहीं करेंगे, तब तक ये देश की विखंडनकारी ताकतें, देश को तोड़ने वाली ताकतें, भारतीय समाज को तोड़ने वाली ताकतें
वो कामयाब होती रहेंगी और उनके करतूतों को, उनके पापों को हम झेलते रहेंगे और ये कहानी वो सुनते रहेंगे। अब मसलन जो YouTube में देखा गया और शायद वो एक ही 2 दिन का वो प्रोग्राम था न्यूज़ 24 पर, संदीप चौधरी, और साल इस बात का है कि इसके जो किरदार हैं, चाहे एंकर हों चाहे पत्रकार हों, वो भी राजनीतिक दलों का जो चरित्र है कि जनता से झूठ बोलना, जनता को धोखे में रखना, जनता से छल करना, वही चरित्र जो है इन मीडिया वालों का। तो उसका नमूना बताया गया कि वो खुद जो है वो हिंदू मुस्लिम करवा रहा है और खुद कर भी रहा है और उस पर वो उपदेश भी दे रहा है। इसी प्रकार ये वैसे ही है कि देश के लूटने वाले वो भ्रष्टाचार पर उपदेश भी देते हैं। अब आपको बताया गया था कि अन्ना हजारे जो 2011 के आसपास जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में बड़ा उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। हालांकि बाद में तो ये भी बात खुल के सामने आ गई कि उनको खड़ा करने वाले ये JNPC वाले ही थे, उनको खड़ा करने वाले ताकि देश का ध्यान जो तमाम घोटाले हैं, तमाम भ्रष्टाचार की ओर से ध्यान भटक करके भाई चलिए भाई ये अन्ना हजारे की बात मानने को तैयार हो गए हैं और अन्ना हजारे के स्वागत में तमाम जो है वो लाल दरी बिछाई जा रही है। वही कपिल सिब्बल, वही चिदम्बरम और वही जो है ये प्रणब मुखर्जी उनसे बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। लोगों ने देखा होगा। अब कोई उस अन्ना हजारे से पूछ नहीं रहा है कि जो ये लाल दरी सब बिछा रहे हैं JNPC वाले, आप किससे बात कर रहे हैं? जो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जिन्होंने इस देश को लूट करके खुद भ्रष्टाचार किया है, जो है उन्हीं से आप बात कर रहे हैं। और हुआ भी ये कि लोकपाल बिल बनाने के लिए ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। जो ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी में कुछ जो है अन्ना हजारे की ओर से आए, खास करके ये प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण वगैरह आए, उनकी ओर से भी कुछ वो प्रस्तावित हुए। और ये अन्ना हजारे को कौन अकल दे कि यही देश को लूटने वाले ये कब चाहेंगे कि कोई ऐसा कानून बने जो कि इनके लूट में खलल दे या दखल दे। तो ये सरासर वो धोखा था। तो हुआ भी यही, ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी में जो भी शरीक थे अन्ना हजारे की ओर से, उनके खिलाफ इन सबों ने एक मलाइनिंग कंपेन चलाया। माने उनके चरित्र को हनन करने वाला शांति भूषण के खिलाफ चलाया, किसके खिलाफ चलाया, और काफ़ी उनको जो है बदनाम किया वो पब्लिक ने। तो वो जो ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रयास पूरा वो डूब गया वो। और अंत में ये अन्ना हजारे माने इतना तामझाम करने के बाद क्या बोल रहे हैं कि ये सरकार भ्रष्टाचार के प्रति गंभीर नहीं है। ये सरकार जो है वो लोकपाल के प्रति जो है वो संवेदनशील नहीं है। अरे भाई अन्ना हजारे महोदय, जो सरकार खुद लूट रही है उसको ये कहना कि ये भ्रष्टाचार पर गंभीर नहीं है, ये क्या दिखाता है? कितना बड़ा धोखा दिया आप जैसे लोगों ने। ऐसे को तो देखिए, बात यह है कि जिस प्रकार से अब जैसे राहुल है,
दिन रात जो है देश के खिलाफ गद्दारी भी कर रहा है, देश के खिलाफ बोलता भी है। अब इस राहुल को सजा यानी कौन दे बताइए? न्यायपालिका दे सकती है? बिल्कुल नहीं। और जो अब तक नहीं दे पाई है, चुनाव आयोग कुछ कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब तक यानी कुछ कर पाया है। लेकिन जिसका इलाज असर करता है, जिसकी चोट असर करती है, वो जनता अभी भी बुलावे में अभी भी उसकी सभाओं में जाती है। उस गद्दार राहुल की सभाओं में लोग जो है वो जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं। तो इतने खतरनाक आदमी का हौसला जो है या उसकी गतिविधि कैसे बंद होगी बताइए? तो इसीलिए भारतीय आम ताकत दल बराबर अब आप सभी को जागृत कर रहा है। और जरा कल्पना करिए कि यदि हमारी आवाम में भारतीय एकता के प्रति, भारतीयता के प्रति और मुल्क के प्रति, देश के प्रति यदि वो देशभक्ति की भावना होती, तो राहुल गांधी जैसे लोगों को वोट देने के बजाय यानी वोट देना, उसकी सभाओं में जाना, उसके सभाओं में की भीड़ को बढ़ाना, यह तो दूर की कौड़ी होती। वो उस जागरूकता के अनुसार इस राहुल गांधी को वो जनता ही, हमारी आदरणीय भारतीय आवाम ही उसको लात मार करके भारत के बाहर फेंक देती। तो देशभक्ति की जागृति ये कहती है, क्योंकि जागृति का अभाव है, यानी मुल्क के देश के प्रति भक्ति का अभाव है। और इसी कारण जो है इन ताकतों को, यानी इन ताकतों के हौसले यानी वो इतने बुलंद है कि ये समाज को तोड़ने वाली हर गतिविधि भी करते हैं और उसी को उपदेश भी देते हैं, उसी पर झूठ भी बोलते हैं, उसी पर जो है अफवाह फैलाते हैं। इसलिए ये पूरा दारोमदार और जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, क्योंकि आप ही की चोट जो है इनको, आप ही की चोट इनको असर कर सकती है और इनका इलाज कर सकती है। और भारत में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो कि इनका बाल बांका भी कर सके। तो कहने का मतलब कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं है कि जो कि अब जैसे जो लोग बैठते हैं, कोई नहीं कहता कि समाजवादी पार्टी का नाम है, समाजवादी पार्टी जो है पर्याय है गुंडागर्दी का। समाजवादी पार्टी का नाम है गुंडागर्दी। समाजवादी पार्टी का दूसरा नाम है गुंडागर्दी। समाजवादी पार्टी का दूसरा नाम है वो माफिया राज। समाजवादी पार्टी का दूसरा नाम है दादाओं का राज। समाजवादी पार्टी का दूसरा नाम है रंगदारी। इस सब का साम्राज्य। तो इसके प्रति जागरूक करने के बजाय झूठ मूठ कर वो बहस करते हैं। और ऐसा ही परिदृश्य जो है वो बहुजन समाज से भी मिलता है। लेकिन हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा कम हो, कुछ डिग्री कम हो, लेकिन यही चीज तो उसका भी है। लेकिन इसके प्रति जो है ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी वाले वो जागरूक नहीं करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी से कथा व्यथा दूसरी है। वो सिर्फ जो है माने हिंदुत्व का नाम लेकर के, बताइए पंथ का नाम लेकर के। हिंदुत्व एक ऐसा दर्शन है जो कि समावेशी है, सबके लिए है और पूरे जो है उसका दर्शन जो है पूरे विश्व के लिए है। लेकिन जहाँ तक राष्ट्र का सवाल है, यानी वो राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में किसी भी हिंदुत्व का,
किसी भी इस्लाम का, किसी भी ईसाई और सिख पंथ का की कोई भूमिका नहीं है। ये यदि भारतीय जनता पार्टी वो अकल तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जरा वो सीख ले, जो हमारे जो सेना के जवान होते हैं वहाँ पर जो है, वहाँ पर न कोई हिंदुत्व चलता है, न कोई इस्लाम चलता है, न कोई युद्ध चलता है। सिर्फ देश के लिए लड़ना है और देश के लिए जान देनी है, यही भावना रहती है। हालांकि इन जवानों के प्रति ये जो समाजवादी पार्टी हैं, इनके 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 नेताओं की यानी कि क्या भावना रहती है कि किसी पत्रकार ने पूछा कि भाई जो सेना के जवान जो शहीद होते हैं उनके प्रति सम्मान आप क्यों नहीं व्यक्त करते। और यानी किसी समाजवादी पार्टी के नेता से किसी पत्रकार ने पूछा कि जो हमारे सेना के जवान जो है वो लड़ते लड़ते जो अपनी जान दे देते हैं, तो उसके प्रति सम्मान क्यों नहीं व्यक्त करते, उसमें आप शरीक क्यों नहीं होते। और जो है देशभक्ति नाम की यानी कोई चीज़ उसने यहाँ तक बोल दिया कि देशभक्ति नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है। जब देशभक्ति की बात उस समाजवादी पार्टी के नेता से कही गई, तो वो कितनी बेहयाई से सरेआम बोल रहा है, अरे भक्ति तो नौकर करते हैं, कुत्ते करते हैं, हम तो मालिक हैं। जरा तो उनकी मानसिकता को जरा पढ़िए कि वो समाजवादी पार्टी का नेता कह रहा है कि भक्ति और भक्ति तो जो है वो गुलाम करते हैं, कुत्ते करते हैं, हम तो मालिक हैं। तो ये मानसिकता दिखाता है। तो नमूने के तौर पर ऐसे ऐसे लोग जब इनको सत्ता मिलती है तो उसका भी नज़ारा जो है वो प्रदेश के लोगों ने देखा है। चारों ओर गुंडा राज, समाजवादी पार्टी के शासन का जो विशेषताएं हैं, जो दुखड़ा, विशेषता भी कह सकते हैं, दुखड़ा भी कह सकते हैं, गुंडा राज। कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए, एकाध अपवाद को छोड़ दीजिए, गुंडा राज, माफिया राज, दादाओं का राज, रंगदारी राज, यही पर्याय है समाजवादी पार्टी का। और वो जो है स्टिकर लगाए हुए है समाजवाद का। मंचों पर आगे उसके नेता बोलते हैं कि हम तो पूरे समाज को लेकर चलते हैं, जबकि घोर जातिवादी है, सिर्फ यादव और मुस्लिम को मिलाने वाले। हालांकि हमको यादव न तो हमको यादव कहना, न तो हमको मुस्लिम कहना, यानी उनके अनुसार तो तो समाजवादी पार्टी अकेली नहीं है, और भी पार्टियां हैं। सवाल इस बात का है कि हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि ये देश को कायम रहना है, उसको राष्ट्र का रूप बनाना है, तो एकता बहुत जरूरी है, भारतीय एकता बहुत जरूरी है। और ये चीज़ जो है, जो हमारे अमर शहीदों ने अपनी कुर्बानी देकर यही सिखाया है। संविधान जो ये देश संविधान से चलता है, संविधान का यही आदेश है। इसको हर एक भारतीय भाई बहन को समझना ही पड़ेगा। और इसी की जागृति के अभाव में, इसी की कॉन्शियसनेस और मैंने जागरूकता के अभाव में, उसकी संवेदनशीलता के अभाव में, ये जो विरोधी ताकतें हैं, ये जो देश विरोधी भारतीय समाज विरोधी ताकतें हैं, उनके हौसले बुलंद हैं और तिकड़म करके किस तरह से जो है वोट और सत्ता हथियाना चाहती है। तो उनके हौसले जो है वो पस इसीलिए नहीं हो रहे हैं कि हमारी उस स्तर की जागरूकता नहीं है कि हम जो है यानी वो भारतीय एकता के प्रति जो है वो संवेदनशील हों, और जो है और मुल्क हमारे लिए सब कुछ है, सर्वोच्च है, हमारी जनता ही सर्वोच्च है।
ये इन भावनाओं का अभाव है। अब जैसे कि एक मैंने खबर और यूट्यूब में देखा गया कि 1993 में जो सीरियल यानी बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें जो संजय दत्त है, वो सुनील दत्त का बेटा, जो फिल्म का लोग बोलते हैं ये हीरो है, उसके यहाँ यानी बम ब्लास्ट करने वाले, बम विस्फोट करने वालों ने हथियार रखा था। और पहले जो है वो इनकार कर रहा था, लेकिन एक डीसीपी यानी वो डिप्टी कमिश्नर पुलिस, वो राकेश मारिया ने उसको पकड़ा। पहले तो बहुत वो हैंकड़ी दिखा रहा था संजय दत्त जो है, बाद में कैसे उसको पकड़ा, और जब काफ़ी पूछताछ किया तब वो रोकड़ा हो कि नहीं हमसे गलती हो गई, हमसे भूल हो गई, और जो उन जो है विस्फोट करने वालों के और विस्फोट करने वाले या आतंकवादी भी कर सकते हैं, उन्होंने हथियार वो रखे थे मेरे घर पे। और जब बंद था तो उसको छुड़ाने के लिए उसका बाप पहुंच गया, सुनील दत्त, और सुनील दत्त के साथ में वो महेश भट्ट और राजेंद्र कुमार और कौन साथ में आए, और वो लगे भाषण देने तो सुनील दत्त कि हम राष्ट्रभक्त हैं, हमारी रगों में राष्ट्रभक्ति का खून दौड़ता है, झूठ का भाषण। लेकिन जब वो आया, वो जेल में बंद था, वो संजय दत्त जो है, अंत में सबके सामने बोला कि पापा जी हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तब उनका चेहरा उड़ गया सुनील दत्त का। कहने का मतलब है कि ऐसे समाज विरोधी और घिनौने तत्व हैं। अब संजय दत्त के भी यानी कि कई संजू करके जो है वो उसका फैन है। तो फैन क्या है? उसका अंधभक्त है। अंधभक्ति भी हमारे समाज की, हमारे देश की बहुत बड़ी एक समस्या है। जावेद अख्तर किस तरह से देश के खिलाफ गद्दारी कर रहा है, लेकिन जावेद अख्तर का विज्ञापन बंद नहीं हो रहा है। कंपनियां और जो है जो व्यापारिक लोग, उद्योगपति लोग इससे अभी भी वो विज्ञापन करवा रहे हैं। ये टीवी चैनल वाले अभी भी वो गद्दार जावेद अख्तर का विज्ञापन दिखा रहे हैं। हम लोग उसके विज्ञापन को देखकर ये नहीं कर रहे कि ये किसी गद्दार का विज्ञापन है, इसको बंद करो। तो इस तरह की बीमारी का कहां तक असर है और किस तरह से हम जो है वो संवेदनशील हैं, इस पर गंभीरता का बिल्कुल अभाव है। और वही हाल शाहरुख का है। शाहरुख के विषय में तमाम बताया गया है कि ये भारत विरोधी गतिविधियों में रहने वाले के साथ इसकी सांठगांठ है। तभी शाहरुख के फैन, आमिर खान के फैन, वो नासिरुद्दीन शाह के फैन ये अंधभक्ति क्यों है भाई? तो इस तरह के फैन जो है इस समाज के लिए कलंक हैं। और उसी प्रकार अखिलेश यादव के जो फैन हैं, मोदी के जो फैन हैं, जो राहुल गांधी के जो फैन हैं, वो भी इस देश के लिए कलंक है। अंधभक्त ये सभी को जानना चाहिए। बस यानी दो शब्दों में अहमियत और महत्व देश का है, अहमियत और महत्व आवाम का है। देश और आवाम के आगे कोई मोदी नहीं है, कोई राहुल नहीं है, कोई प्रियंका नहीं है, कोई अखिलेश नहीं है। ये भावना आना ही पड़ेगा। इस भावना को लाना ही पड़ेगा कि अहमियत देश का है, अहमियत आवाम का है। और उसके आगे न कोई मोदी है,
न कोई राहुल है, न कोई अखिलेश है, न कोई ममता है। जब 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 इस तरह की भावना आएगी तो अंधभक्ति भी जाएगी। ये यानी समाज के जो गंदे तत्व हैं उनके प्रति फैन, बॉलीवुड की बात लीजिए, सिनेमा की लीजिए, ऐसी बात नहीं है। तमाम आदर्श हुए हैं। ऋषिकेश मुखर्जी एक बहुत बड़े यानी प्रोड्यूसर तो नहीं थे, वो डायरेक्टर थे। महबूब खान, नौशाद साहब जो है इतने महान वो संगीतकार, शंकर जयकिशन और साहिर लुधियानवी, शैलेंद्र, ये सब महान आत्माएं जो है उसी बॉलीवुड की हैं। लेकिन आज वो गिरावट देखिए। बॉलीवुड जो है काफी जो अंडरवर्ल्ड, भूमिगत जो जितने भी तस्कर हैं, स्मगलर हैं, उसी गिरफ्त में है, एक आध को छोड़ करके। इसलिए भारतीय जनता दल ने कहा कि इस जो है और किस तरह की फिल्में वो बना रहे हैं। हमेशा फूहड़पन, नग्नता, वल्गैरिटी, ऑब्सैनिटी उसे भरा हुआ। और सिर्फ फिल्म ही नहीं, उसी तरह का विज्ञापन, उसी तरह का जो है ग्लैमर की दुनिया टेलीविजन पर। और बार बार बताया गया कि भाई हमारा देश जो है वो नारी को सम्मान करने वाला देश है। ये और इसकी एक सांस्कृतिक मान्यता है। उस सांस्कृतिक मान्यता में जिसमें नारी सम्मान जो है उस सांस्कृतिक मान्यता के मूल में है, जड़ में है। लेकिन ये सिनेमा वाले, ग्लैमर वाले, विज्ञापन वाले, बॉलीवुड वाले हमारे उसी मान्यता को कि भाई नारी सम्मान हमारी सांस्कृतिक मान्यता की जड़ में, उसी की धज्जी उड़ा रहे हैं और बराबर जो है यानी उड़ाते चले जा रहे हैं। तब भी हमारी जनता के बीच में कुछ उनके फैन हैं। सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेसियों की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, और उनका जो है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी रहा हो, उनकी देख रेख में, उनके संरक्षण में इस तरह का हमारे नारियों के और हमारी भारतीय नारी के खिलाफ हमारे जो बहु बेटियां हैं उनको किस तरह से जो है वो यानी उनके सम्मान के साथ उनकी प्रतिष्ठा के साथ और किस तरह से खिलवाड़, किस तरह से यानी उसकी धज्जी उड़ाई जाती है। किस तरह से कोई भी विज्ञापन जो है बगैर कोई भी विज्ञापन बगैर नग्नता के पूरा होता नहीं। और इनकी मानसिकता को पड़ेगी। ये सब इतने गिरे हुए हैं कि इनके दिमाग में ये घुसा हुआ है कि जब तक नारी को नग्न नहीं किया जाएगा, लोग इसको देखेंगे नहीं, तब तक इनका माल बिकेगा नहीं। ये इनकी मानसिकता है। और ऐसे लोग संसाधनों पर काबिज हैं। तो कुल मिलाकर के और इस तरह के उद्योग जो है, और फैशन उद्योग, जो फैशन से जो कपड़े आ रहे हैं, जो जिस तरह के बच्चियां जो पहन रही हैं, बहुएं जो पहन रही हैं, देख लीजिए। तन ढकने की बजाय वो उसका जो है प्रदर्शन को मतलब उसके प्रदर्शन को बढ़ावा देने वाले ये फैशन उद्योग। तो ये सब अपने आप नहीं चल रहे हैं। इनको जो है संरक्षण मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है, जनता से भी और इनसे भी। लेकिन भुगतने के लिए ये देश और बाकी जनता है। तो इसलिए जो है समस्या जारी हो रहा है। लेकिन कहीं से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए जो भारतीय जनता दल कह रहा है कि सर्वप्रथम जो है
जो ये राजनीतिक पार्टी हैं आपको जो 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 कमजोर बनाई हुई है, बांट बांट करके पहले उस समस्या से आपको वो निपटना पड़ेगा। तो भारतीयता के आधार पर एक पहले आपको होना पड़ेगा। अभी भी काफ़ी अभी कुछ लोग और हम भी ये पता करते रहते हैं कि भाई आखिर जो भारतीयता के लिए या भारतीय एकता के लिए जो ये प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी दल यूट्यूब के संदेश के माध्यम से कर रहा है, कितना उसका असर है। तो कुछ लोग कहते हैं कि साहब इसे वो इसका तो नाम ही नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है। मतलब कि इसका पोस्टर हो, होर्डिंग हो और क्या कहते बैनर हो। हमारा ये कहने का मतलब है कि कोई भी मार्मिक चीज जो पोस्टर, बैनर, होर्डिंग और विज्ञापन के हवाले हो जाती है, उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। फिर वह किसी काम का रहता नहीं है। ये जागृति मन की है, ये जागृति अपने आचरण और व्यवहार की है। सोशल मीडिया जो है इसका एक सशक्त माध्यम है। इस सोशल मीडिया का जितना ही वो उपयोग किया जाएगा, लोगों के मन में बिठाया जाएगा, उनको कन्विंस किया जाएगा, उतना ही लाभ होगा। इसीलिए ये अपनी भारतीय आवाम से अपनी भारतीय आवाम से दरख्वास्त है कि इस तरह के संदेश को यानी पूरी ताकत के साथ, पूरे मन के साथ इसको आगे बढ़ाएं और चर्चा करें कि एकता में ही सब कुछ है। एकता में ही जो है वो, और भी भारतीयता आधारित, सबको भारतीय मानते हुए। चूंकि इसी के अभाव में जो है तमाम ये मीडिया वाले, तमाम पत्रकार वाले, तमाम जो है राजनीतिक पार्टी जो है ठीक इसके उल्टे जो है अपना वो षड्यंत्र जो है वो जारी रखे हुए हैं। और उनके पापों को, उनके करतूतों को, उनके कारनामों को हम भुगतने के लिए मजबूर हैं। तो वो मजबूरी क्यों है भाई? हमारे हाथ में तो जो है वो मताधिकार है, हमारे हाथ में मताधिकार का अमोघ अस्त्र है। तो उस अमोघ अस्त्र का बिल्कुल उचित उपयोग करना होगा। और उचित उपयोग क्या है कि इन सारी शक्तियों को नष्ट में नाबूद करना होगा ईवीएम मशीन पर। वहीं से शुरुआत हो सकती है। तो समाजवादी पार्टी, कई लोग झूठ नहीं बोलते हैं, ये ममता ही झूठ नहीं बोलती है। राहुल सिर्फ जो है झूठ और अफवाह नहीं बोलता, या राहुल की जेपीसी वाले जितने भी नेता प्रवक्ता है झूठ नहीं बोलते हैं। मोदी जी भी बहुत झूठ बोलते हैं। हालांकि कुछ लोग उनको फेंकू कहते हैं, हम उस समझ में नहीं, लेकिन जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं उस पर भी बहुत झूठ बोलते हैं वो। और वो झूठ जो है राष्ट्र विरोधी भी है। कुछ नमूने आपके सामने रखे जा रहे हैं। मोदी जी की सभाओं में जब भी इनका चुनावी रैली होती है, सभा होती है, आप सभी लोग देखते होंगे कि आखिर में वंदे खुद कहते हैं और मातरम जो है उस जो मजमा होता है, जो भीड़ होती है, उसे कहलवाते हैं। वंदे मातरम कहलवाते हैं। लेकिन इन मोदी जी में ये थोड़ी भी मंशा नहीं आई कि जिस वंदे मातरम के भरोसे ये जो है चुनावी माहौल अपने पक्ष में बनाते हैं, वोट बटोरते हैं, सत्ता हथिया कर सत्ता का भोग करते हैं, उस वंदे मातरम को जो उसका डिजर्विंग हक है, जो उसका पात्र जो है वो अधिकार बनता है इस देश में, वो हक तो उसको दिलाते हैं। मतलब कि इस समय वंदे मातरम जो है सिर्फ एक राष्ट्रगान के रूप में, नेशनल सॉन्ग के रूप में, इस दशा को वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसने क्या किया था कि जॉर्ज पंचम साहब आए थे 1906 या 7 के आसपास।
तो उन्हीं की चमचागिरी में एक जो है वो एक उन्हीं की चमचागिरी में एक गाना यानी एक गीत जो है गाया गया था। उसी जॉर्ज पंचम की चमचागिरी में गाए हुए गीत को, गाए हुए गाने को इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने हमारा राष्ट्रगान बना दिया। जनगण मन जो है हमारा राष्ट्रगान कि यानी कोई पात्रता नहीं रखता है, वो उसकी शुद्ध पहचान यह है कि वो जॉर्ज पंचम जो है, जो मैंने ब्रिटेन का जो राजा था, वो आया था भारत को, तो उसी के स्वागत कर लीजिए। चाहे चमचागिरी में जो गीत गाया गया था, उसी को गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने वो राष्ट्रगान का सम्मान दे दिया। यह सभी भारतीय भाई बहनों को अच्छी तरह जानना चाहिए। चूंकि वो गद्दार था तो उसको जितना भी मन पड़ा गद्दारी करने का वो सब कुछ कर गया। और हमारा जो ये वंदे मातरम है, वो आज़ादी की लड़ाई के दौरान हमारा वो इनकलाबी नारा था। वंदे मातरम में लाहौर से उर्दू में एक इनकलाबी अखबार वो निकलता था। और आज भी देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, मुल्क परस्ती के लिए जो है इससे बढ़कर करके कोई नारा है ही नहीं। ये बीजेपी वाले हमेशा इस बात को फैलाते रहते हैं कि वंदे मातरम का विरोध जो है ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन के समाज करते हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले। वंदे मातरम का विरोध जो सुनने में आया था, ये बीएसपी के एमएलए और जो है वो पार्षद करते हैं, ये सपा वाले करते हैं। और जो सपा वाले करते हैं तो वो कोई आवश्यक नहीं क्योंकि वो इस्लाम आस्था के हों। इस्लाम आस्था के समाज से इसका विरोध जो है इक्का दुक्का होगा, लेकिन इक्का दुक्का ये दिखाने के लिए बीजेपी वाले तो भी बहुत झूठ बोलते हैं ना। लेकिन अपने जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से अक्सर देखा गया है कि उनकी ओर से ये विरोध नहीं है। लेकिन बीजेपी वालों के झूठ को जो है वो मैंने वो उसको ढकने के लिए बस एक हवा खड़ा किए हैं। और इनके यही नहीं, इनके जो शरारती तत्व हैं, कट्टरवादी तत्व हैं, वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के गांव में जा करके कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। पता नहीं क्या मतलब। वंदे मातरम के महत्व को हर एक को समझाना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले मोदी जी साबित तो करें कि वो वंदे मातरम का जो उसका पात्र हक है, जो पात्र उसका जिस सम्मान का वो अधिकारी है, वो हक तो उसको दें, वो सम्मान तो उसको दें। ये वो देने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ पाखंडी झूठ बोलने के लिए मोदी जी ने। इनको 7 साल हो गए उस जनगण मन को हटा करके वंदे मातरम को कम से कम वो राष्ट्रगान तो बनाते, नेशनल एंथम बनाते। लेकिन ये नहीं करने का है, सिर्फ वंदे मातरम के आधार पर चुनावी माहौल बनाना है, वो वोट सत्ता हथियाना है और सत्ता का भोग करना है। तो ये सबसे बड़ा पाखंड जो है देश देखे वो वंदे मातरम को लेकर के। और दूसरा, एक बार मोदी जी ने कहा था कि हमारा ये 15 अगस्त तो आज़ादी का दिवस है ही नहीं। ये बताया भी गया कि 15 अगस्त जो है सत्ता की जो है छीना झपटी का दिवस है। या सरकारी अभिलेख को मान लीजिए, सरकारी अभिलेख को मान लीजिए, तो वो ट्रांसफर ऑफ पावर बस लिखता है। और ट्रांसफर ऑफ पावर में इन सबों की साजिश वही थी कि नेहरू को सत्ता मिले और उसी साजिश में जो है इन सबों ने देश को बांटा है। तो 15 अगस्त जो है किसी भी तरीके से आज़ादी का दिवस वो है ही नहीं। आज़ादी का दिवस वो है कि जिस दिन हमारे
परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद भारत की स्थापना अंडमान निकोबार में की थी 21 अक्टूबर 1943 को। तो 21 अक्टूबर ही हमारा आज़ादी का दिवस है। लेकिन इसको भी सम्मान, इसको एक बार मोदी महोदय ने बोला था, सिर्फ जो है सस्ती लोकप्रियता और नाम बुलाने के नाम पर इन्होंने जो है वो इसमें लाल किला में एक संग्रहालय उनके नाम पर वो बनवा दिया। लेकिन जब दूसरे साल जब वो वक्त आया कि 21 अक्टूबर को चलिए उस फंक्शन को माने वो उस उत्सव को मनाइए और 21 अक्टूबर को आज़ादी का भारत की आज़ादी के दिवस में मनाइए, तब ये गद्दारी देखिए वो मोदी जी का। वो कह रहे हैं कि भाई हमको उस उत्सव में मत बुलाइए, नहीं तो लोग मेरा बाल नोच लेंगे। देश के लोगों को इनसे पूछना चाहिए मोदी जी से कि हमने तो अब आपके लिए 3 से 3 MP अब खुद आप जो है वो बीजेपी के लिए या एनडीए और एनडीए को मान लिया जाए तो 3 से 40 या 3 से 52 जो भी है ये दिया हुआ है, तो 3 से 40 या 3 से 52 MP या शुद्ध रूप से इन्हीं का 3 से 3 MP बीजेपी के हैं। ऐसे प्रधानमंत्री का बाद क्या वो 50-55 MP वाला जो है जेएनपीसी वाला या राहुल वो नोच लेगा और मेरा नोच भी लेगा, तो आपसे बढ़कर के यानी कौन कायर होगा? इतना झूठ ये मोदी जी बोलते हैं कि हम, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं कहता तो मैंने कोई पूछ भी सकता है। ये जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कह रहा था वो कि मोदी महोदय ने ऐसा बोला था कि अब मैंने उस यानी 21 अक्टूबर को आज़ादी का दिवस मनाने के लिए जब उत्सव में शरीक होने की बात आई, मोदी महोदय ने ये झूठ बोला कि हमको मत बुलाइए, लोग मेरा बाल नोच लेंगे। ये इस कदर का झूठ। अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और 21 जनवरी जो है वो हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस का वो जन्मदिन है 21 जनवरी। और चूंकि पश्चिम बंगाल चुनाव का दौर था, वो माहौल था, तो बस उसको एक पराक्रम दिवस, अरे उस दिवस को देशभक्ति का दिवस मनाते और कम से कम सुभाष चंद्र बोस जी को यानी भारत का महानायक के रूप में प्रतिष्ठा देते और उनको प्रतिष्ठा देने का एक ही जरिया है कि इन गद्दारों को बेनकाब करते, मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू को। तो इन्होंने बस नाम भुनाया 21 जनवरी को पराक्रम दिवस का नाम देकर, बाकी इनको सुभाष चंद्र बोस से कोई मतलब नहीं है। और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल जाने कि आज़ाद हिंद मैंने जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी, उस आज़ाद हिंद फौज के निर्माण में उसको संगठित करने में एक गुजरात का व्यापारी, गुजरात में कहाँ, गुजरात में एक क्षेत्र पड़ता है सौराष्ट्र, तो सौराष्ट्र क्षेत्र में एक धोराजी टाउन, क्या है धोराजी टाउन में एक जो है वो एक व्यापारी थे मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी, यानी 4 शब्दों का उनका नाम है, मेमन अब्दुल हबीब
यूसुफ मरफानी, ये रंगून में मैंने सेटल हो गए थे, वहीं पर व्यवस्थित हो गए थे और वहीं पर ऊपर उनका व्यापार चल रहा था। जब आज़ाद हिंद फौज को संगठित करने की बात आई, उन्होंने सब कुछ व्यापार का सब कुछ जो है वो उसको मैंने उसको बिल्कुल नष्ट करके 1 करोड़ रुपया 1940 में दिया था। कब दिया था? 1940 में 1 करोड़। उस समय 1940 का 1 करोड़ आप समझ लीजिए हजारों करोड़ से भी ज्यादा। तो और उनका नाम था मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी। वो कहाँ के थे? सौराष्ट्र, जो कि एक क्षेत्र पड़ता है गुजरात का, उसमें एक धोराजी टाउन वहीं के थे। और यही नहीं, एक है वो उन्हीं से प्रेरित होकर के एक मुश्ताक हुसैन रंदेरी, इनका भी नाम वैसे 4 शब्दों का है। एक शब्द हमको इस समय याद नहीं पड़ा है, लेकिन ये 3 शब्द हमको याद हैं। मुश्ताक हुसैन रंदेरी, वो भी गुजरात के थे। तो ये आज़ाद हिंद फौज के भर्ती करने वाले अधिकारी, माने रिक्रूटिंग अफसर बन गए थे लोगों को भर्ती करने के लिए। ये योगदान था गुजरात से। और 1 करोड़ रुपया 1940 में आज़ाद हिंद फौज के लिए जो है उन्होंने, उस व्यापारी ने अपना सब कुछ जो है वो सब कुछ जो है न्यौछावर करते हुए, सब कुछ अपने व्यापार को बिल्कुल मैंने काफ़ी शून्य करते हुए उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया था 1940 में। वो और 1 करोड़ रुपया को आज की तारीख में ये दिया जाए तो कई हजार करोड़ों से भी वो ज़्यादा पड़ेगा। अब जरा देखिए, ये जो गद्दार था मोहनदास करमचंद गांधी, इसको फाइनेंस करने के लिए, इसके लिए धन की व्यवस्था करने के लिए जमुनालाल बजाज की बात आती है, काफ़ी लोग करते थे। लेकिन आज़ाद हिंद फौज, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए कोई इधर से न कोई जमुनालाल बजाज आया, न कोई आया। काम आए तो जो है हमारा वो गुजराती व्यापारी मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी ही काम आया। इसका वर्णन कोई भी कट्टरवादी नहीं करता है कि आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस और ये मरफानी साहब का नाम वो कभी भी याद नहीं करता। और ये मोदी महोदय का झूठ जरा देखिए, और ये गूगल पर आपको मिल जाएगा, गूगल पर आपको मिल जाएगा कि जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बोलते थे भाई कि गुजरात का सुभाष चंद्र बोस से और उनके आज़ाद हिंद फौज से वो पुराना रिश्ता है। लेकिन कभी भी वो जो उस व्यापारी का नाम नहीं लेते हैं, जो वही मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी का, क्योंकि वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से थे। इस तरह की एक गंदी घिनौनी सोच जो है वो मोदी जी की है। मतलब कि गुजरात का नाम जोड़ते हैं भाई कि गुजरात का संबंध जो है, गुजरात का संबंध नेताजी सुभाष चंद्र बोस से है या उनकी आज़ाद हिंद फौज से है, इतना जो है जोड़ देते हैं। लेकिन ये कभी नहीं कहते हैं। अच्छा, और उन्होंने उस जब ऐसा वो कह रहे थे, जब ऐसा वो कह रहे थे तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल ढक दिया कि जिसके आधार पर
वो कह रहे थे कि गुजरात का संबंध जो है, गुजरात का पुराना संबंध जो है वो सुभाष चंद्र बोस से है या उनकी आजाद हिंद फौज से है। यानी जिस सच्चाई के आधार पर, सच्चाई क्या थी कि वो व्यापारी मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी, सच्चाई वही थी। उसी के आधार पर जो है वो गुजरात के संबंध की बात कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस से, लेकिन उनका नाम इन्होंने नहीं लिया। और जो रिक्रूटिंग अफसर थे ये मुश्ताक हुसैन रंदेरी का, इसका भी नाम नहीं लिया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, गूगल में आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा कि मोदी जी ने डेलिबरेटली जानबूझ करके नाम नहीं लिया। अब सवाल उठता है, जिसके मन में एक इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ इतनी दुर्भावना भरी हुई है, वो जब सत्ता में रहेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, वह देश को क्या दे सकता है? और उसके मुंह से ये शब्द कि सबका साथ सबका विश्वास, कैसा आपको लगता है? निरा धोखा, झूठ। यह यानी जिस वंदे मातरम पर ये चुनाव वो चुनावी माहौल बनाता है अपने पक्ष में, उस वंदे मातरम को जो है वो सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। उसका इल्ज़ाम जो है वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर हमेशा झूठ मूठ में वो मरते रहते हैं। उनको मोदी जी को पता है कि नहीं पता है, वंदे मातरम जो है एक उर्दू में अखबार निकलता था लाहौर से, इनकलाबी था अखबार, और हमारा इनकलाबी वो नारा था। एक शरारती तत्व हैं भी, मान लीजिए इस्लाम आस्था से जो कि इसका विरोध भी करते होंगे, हम नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादा विरोध जो है बसपा वालों से होता है, सपा वालों से होता है। और जो एक आध तत्व आपको दिखाई भी पड़ते हैं, मान लीजिए, देखिए ज़्यादा दोस्त तो बीजेपी वालों का है, ज़्यादा दोस्त जो है वो मोदी जी का है। ये यदि एक आध मिल भी जाते हैं तो वो एनपीसी के ही जो है वो सिखाए पड़े तत्व होते हैं। तो आगे भी बताया जाएगा कि ये मोदी के मन में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ कितनी दुर्भावना भरी हुई है, और वो उस दुर्भावना को लेकर के फिर ये बोलते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास। हालांकि ये बातें जो है, ये जितने भी बहस करते हैं, मैंने जो बुलाते हैं ये टीवी चैनल वाले, उनको अंसार राजा, सादाब चौहान और शोएब जमई और क्या वो कौन वसीम बकार, इसके एआईएमआईएम का, या जो असदुद्दीन की पार्टी का, वो सब जो है कभी भी मोदी जी की यानी वो इस फितरत की बात नहीं करेंगे। हमेशा जो हिंदू मुस्लिम में पूरी मानसिकता को उलझा के रखते हैं। ये जो बदमाश किस्म का जो गिरोह है, दोनों ओर से हमेशा जो है टीवी चैनल पर हिंदू मुस्लिम वो किया रहता है। लेकिन ये देश को जाना जरूरी है कि बीजेपी का जो शीर्ष नेता है, उसके मन में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के ने जो हमने इतना बड़ा राष्ट्रीय कार्य किया है, जिन्होंने इतना बड़ा राष्ट्रीय कार्य किया है, उसका भी नाम ये ढकने की साजिश करते हैं मोदी जी। ये दुर्भावना है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लोगों से मोदी जी की, और उनके मुंह से आप जो है सहज वो अंदाजा कर सकते हैं, उनके मुंह से सबका साथ सबका विश्वास कैसे हो सकता है? तो ये पक्का पाखंड है। तो और भी चीज़ें वो बताई जाएंगी कि क्या धोखा दे रहे हैं ये मोदी जी हमारे देश के लोगों को।
यही चीज़ जो है हमारे यानी राष्ट्रवाद के नाम पर ये राष्ट्र के साथ क्या छल कर रहे हैं, क्या कपट कर रहे हैं, यह देश के लोगों को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके पहले भारतीय एकता के संदेश को और जो भारतीय जनता दल का जो ये मुहिम है, इसको सोशल मीडिया एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। और जो लोग एक तर्क देते हैं जो दिखता है बिकता है, उसको छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है, इसका प्रचार करिए और भारतीय एकता का माहौल बनने दीजिए। और हमारे सभी भारतीय भाई बहन मन में ठाने कि सारी देश विरोधी ताकतों को, काले अंग्रेजों को नस्ल में नाबूद करना है ईवीएम मशीन पर। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।